हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि सर आप मेटल एंड नॉन मेटल इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर वीडियो। तो चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं। आप देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस टॉपिक से में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, है ना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है आपने देखा होगा, जिसमें एलिमेंट्स हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स इतने प्रेजेंट होते हैं, है ना। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 118 एलिमेंट्स। और भी कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है। अब उस 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो कि नेचर से हमें ऑब्टेन होते हैं ऐसे एलिमेंट्स। और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे है बेटा? मैन मेड एलिमेंट्स है, जिसको बनाया गया है ऐसे एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो देखो बेटा कि टोटल 118 एलिमेंट्स और उसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। तो आज का टॉपिक तो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो बेटा उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासिफाइड करेंगे। तो उसमें मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स एंड इनर्ट गैसेस ये आते हैं। अब कहीं बुक में आपको क्या दिया जाता है कि एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऐसा दिया जाता है। तो आप बोलोगे कि सर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स क्यों दिया है? ऐसे इसलिए दिया है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो होते हैं मेटल्स, और 22 जो है वो है नॉन मेटल्स, 7 जो है वो है मेटलाइट्स, और 6 जो है वो इनर्ट गैसेस है। और बाकी के जो रिमेनिंग नियर अबाउट 84 जो है वो है मेटल्स। तो इसलिए वैसे कहा जाता है बेटा। तो चलो मैं लिखता हूं यहां पे। तो मैं क्या करूंगा? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखूंगा। चलो ये आपने लिखा है बेटा, अगर नहीं लिखा है तो लिखो। मैं यहां पे मुझे जगह चाहिए तो मैं जगह करूंगा इसको। ओके चलो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, है ना। तो एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाइड किया बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज में। चलो एलिमेंट्स, तो क्लासिफाइड करने के बाद क्या होगा? उसमें क्या क्या है बोलो? पहले तो क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, और क्या है बेटा? नोबल गैसेस। ये या उसको इनर्ट गैस बोल दो। तो एलिमेंट्स क्या है बेटा? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स और इनर्ट गैसेस। ओके, अब इसमें से क्या है? 22 जो है वो है नॉन मेटल्स। अब उसमें से 10 नॉन मेटल जो है वो होते हैं सॉलिड स्टेट में, जैसे कि एग्जांपल कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, एटीसी। अब एकमात्र नॉन मेटल जो है वो होता है लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल जो होता है वो होता है लिक्विड स्टेट में, और इसमें एग्जांपल आता है Br2 का। और बाकी के जो रिमेनिंग 11 जो नॉन मेटल्स है वो होते हैं गैसेस स्टेट में, गैसेस नॉन मेटल। अब उसमें क्या आएगा बेटा? N2, Cl2, H2, etc ये आता है। उसके बाद मेटलॉइड्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मेटलॉइड्स का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स है
उनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, यानी कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स में कौन कौन से आते हैं बेटा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये आता है बेटा। तो इसका नाम क्या है? बोरॉन, इसका है सिलिकॉन, इसका है जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसका क्या है बेटा? एंटीमनी, टेलिरियम और ये है पोलोनियम। तो ये आपके क्या है बेटा? मेटलॉइड्स है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। और उसके बाद नोबेल गैस कौन कौन से है बेटा? चलो यहां पे लिखता हूं, आपको तो दिख रहा होगा कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये क्या है आपके? नोबेल गैसेस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो देखो बेटा कितने हैं? 2 4 और 6। तो यहाँ पे 6 क्या है आपके? क्या है? 6 नोबेल गैसेस है। 7 क्या है? मेटलॉइड्स है। और 22 क्या है बेटा? नॉन मेटल्स है। और 22 नॉन मेटल्स में से 10 नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में, जिसमें एग्जांपल कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, एटसे मैंने दिया है। अब उसमें एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि Br2 है। और 11 जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, H2, इस तरीके से। और रिमेनिंग जो भी नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स है रिमेनिंग जो, और वो क्या है बेटा? पूरे के पूरे यहाँ पे मेटल्स में आ जाएंगे। ओके, नियर अबाउट मुझे लगता है कि 84 जो है वो आपके क्या है बेटा? मेटल्स है। ओके, इस तरीके से। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया है बाय अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो चलो हम लोग इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। आपको मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं वो पूछा जाता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। अब आगे चल के हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मेटलॉइड्स के ऊपर। तो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज तो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल तो सबसे पहले हाँ कंपेयर करके मैं लिखता हूं बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो एक तरफ लिखूंगा मैं मेटल और यहां पे लिखूंगा नॉन मेटल। दिख रहा है बेटा अच्छे से आपको? मेटल और दूसरा क्या लिखा है मैंने? नॉन मेटल। ओके, हाँ चल, तो सबसे पहले मैं उसको फर्स्ट लिख रहा हूं मेटल इन विच मेटल इन विच 1, 2, 3 electrons in their valence shell या वैलेंस शेल, या उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? और में वैलेंस शेल को हम आउटर मोस्ट शेल, लास्ट वाली। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पे KLm। तो KLm क्या है बेटा? शेल है ना? KLm क्या है? शेल है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का है 12 और एल्यूमिनियम का है 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता है। L में कितना आता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 2 कितना हुआ? 10। अब रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 1, तो आएगा यहाँ पे 1। तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आया? 1। उसी तरीके से मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12। तो 12 में से 2 कहाँ आ गए? K शेल में। ये क्या है? KLm, वो तो शेल है ना, आपको पता है। उसको शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल भी हम लोग बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे मैग्नीशियम, इसमें कितना आएगा 2, इसमें आएगा 8 और इसमें आएगा 2, इसमें कितना आएगा बेटा 13 है, तो 2 8 और ये 3। तो देखो कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, यही है ना आउटर सेल, लास्ट वाली सेल। सोडियम की ये है यम सेल, ये आउटर सेल है। तो मैंने क्या लिखा है कि मेटल्स के आउटर सेल में एक या दो या 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। मेटल इन विच 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी सेल, या और भी क्या लिखा है आउटर मोस्ट सेल, यानी कि मेटल्स के आउटर सेल में एक या दो या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको मैंने एग्जांपल्स भी लिख के दिया है यहाँ पे। अब देखो क्या होता है बेटा कि मेटल के आउटर सेल में एक या दो या 3 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मेटल की टेंडेंसी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। अब जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करेगा। इसका मतलब मेटल जो है वो क्या फॉर्म कर सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म कर सकता है, जिसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं। ओके, तो मेटल क्या करेगा, कैटायन फॉर्म करेगा। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके करेगा। तो ये मेटल्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से मैं नॉन मेटल्स को कंपेयर करूंगा इसके साथ। तो क्या होता है देखो, नॉन मेटल इन विच 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, कार्बन भी एक नॉन मेटल है लेकिन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, डायरेक्टली लिखता हूं चलो, आउटर मोस्ट सेल। यानी कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एग्जांपल में देखो, मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन KLM। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का है 8 और फ्लोरीन का है 9। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा यहाँ पे 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट में कितना आएगा 2, सेकेंड में कितना आएगा रिमेनिंग, कितना आता है बोलिए, 7 में से 2 गए तो कितना आएगा 5। बस समझ में। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 आएगा और इसमें 6, इसमें 2 और 7। तो देखो वही लिखा है मैंने कि नॉन मेटल्स के आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नॉन मेटल के आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, इसलिए तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो नॉन मेटल क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। क्या करता है, गेन करता है। क्यों गेन करता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आपको पता है कि एवरी एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट जो है वो नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है। तो नोबेल गैस जैसा बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक्सेप्शन हाइड्रोजन का है वो डिप्लीट कंप्लीट करता है, या सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करना पड़ेगा। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आया। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन का जो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है क्या? क्योंकि हम लोग वैलेंसी, लास्ट शेल को तो वैलेंसी शेल भी कहते हैं ना। वैलेंसी शेल का मतलब उसकी वैलेंसी। तो आपका जो कहना था वो तो सही है, लेकिन बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये जो नॉन मेटल्स है उनके आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन इनकी वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। इनकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, OUTER मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा। चलो, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगी 3, यहाँ पे वैलेंसी 3। अब इसकी क्या हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। अब इसका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 इसका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये क्या है, इसकी वैलेंसी है, क्या है, VALENCY वैलेंसी। तो नॉन मेटल्स की वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है, समझ में आया, 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5 3 हुआ, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, कैसे, 8 माइनस 6 2 आया, इस तरीके से, है ना। तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। बोर्ड पे जो लिखा है वो अच्छे से दिख रहा है आपको? ओके बेटा, चलो अच्छे से लिखना है, पूरा अच्छे से दे रहा हूं, अच्छे से लिखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको।
ओके बेटा, चलो अब उसके बाद हेडिंग डाल दो सेकेंड। पहले तो डेफिनेशन देखा है ना हमने फर्स्ट में। हाँ, नॉन मेटल्स। आप हेडिंग डाल दो बेटा। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? हाँ, सेकेंड है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेटल्स आर जनरली, उसमें लिखता हूं, लिखो, आपको भी लिखना है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल जो होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं बेटा? रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होता है ना। अब इसमें एक्सेप्शन आता है। अब देखो ना बेटा, आपके सराउंडिंग में जो भी मेटल्स दिख रहे हैं वो तो सॉलिड में ही होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक्सेप्शन में आता है, देखो एक्सेप्शन में आता है मर्क्यूरी। जिसका सिंबल है Hg, और दूसरा है गैलियम Za। ये दोनों जो है वो होते हैं रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में। कैसे दर? लिक्विड स्टेट में। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो अब आएंगे हम लोग नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट, सेकेंड स्टेट। तो नॉन मेटल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ऑल थ्री फिजिकल स्टेट में, यानी नॉन मेटल एग्जिस्ट ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसमें एग्जांपल, सॉलिड में कौन सा आएगा? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। और इसमें एग्जांपल आता है एक ही Br2 जो कि लिक्विड स्टेट में है। और गैसेस में एग्जांपल आता है, देखो Cl2, उसके बाद H2, है ना, इसके बाद N2, etc, है ना। तो नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो नॉन मेटल एग्जिस्ट ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। आप देखो बेटा, हम लोगों को अगर क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है कि नॉन मेटल कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो नॉन मेटल को हम लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन में अगर दिया जाता है कि सॉलिड एंड गैसेस, तो जनरली जो एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल वो सॉलिड एंड गैसेस में ही करता है, क्योंकि नॉन मेटल की संख्या कितनी है? टोटल 22 है। और 22 नॉन मेटल्स में से 10 नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, एक मात्र है नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में है, और 11 नॉन मेटल जो है जो गैसेस स्टेट में है। तो नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड एंड गैसेस में, आपको याद रखना है इस तरीके से। ओके, तो ये हुआ क्या बेटा? उसका फिजिकल स्टेट की बात। ओके, हुआ बेटा, लिखना। चलो नेक्स्ट आएगा थर्ड नंबर, लस्टरस। लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस। तो मेटल्स कैसे होते हैं ना? मेटल्स आर जनरली लस्टरस। तो मेटल्स तो कैसे होते हैं? जनरली लस्टरस होते हैं। मेटल्स हैव लस्टरस, है ना, लस्टर्स। अब उसमें जो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब आता है। तो उसमें एक्सेप्शन लिखता हूं मैं, जो कि याद रखना है, वो आता है पीबी, लीड। ये जो होता है ना बेटा, इसका डल अपीयरेंस होता है, ये याद रखना है, डल अपीयरेंस।
डल अपीयरेंस का मतलब क्या है? जैसे कि जब आप लोग नींद से जाग जाते हो, देखो आपका भी डल अपीयरेंस होता है, वैसा अपीयरेंस। इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? एक डल अपीयरेंस होता है। ओके, उसी तरीके से हम लोग लस्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। लस्टर में अब नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन सा है बेटा? फर्स्ट डायमंड, और सेकेंड है ग्रेफाइट, आपको याद रखने का, वेरी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है आयोडीन। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? लस्टरस, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? शाइनी अपीयरेंस होता है। तो ये भी चीज आपको क्या याद रखनी है ना बेटा? तो आप लोग लिख रहे हो ना, तो लिख लो बेटा इतना। चलो, तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं हार्डनेस, नीचे लिखता हूं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। आपको तो पता है कि मेटल्स तो हार्ड ही होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन में क्या आता है बेटा? देखो बताइए, एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में आता है सोडियम, पोटेशियम, है ना, ईटीसी। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं सॉफ्ट नॉन मेटल। इसका मतलब क्या है कि ये सॉफ्ट नॉन मेटल्स है, इसको आप लोग नाइफ से कट करोगे ना बेटा तो वो ब्रेक भी हो जाएगा, कट हो जाता है, तो इसलिए वो सॉफ्ट है। चलो, तो यहाँ पे हार्डनेस की अगर बात करते हैं, किसकी? नॉन मेटल्स में हार्डनेस की अगर बात करता हूं मैं, तो इसमें हार्डनेस में क्या होगा? ये तो इट इज सॉफ्ट, ये कैसे होता है बेटा? सॉफ्ट होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, सॉफ्ट होता है। अब उसमें एक्सेप्शन क्या है? अब ये सॉफ्ट क्यों होते हैं बेटा? देखो कि नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने तो बताया था कि नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं ऑल थ्री फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक तो वो गैसेस है, और दूसरी चीज वो सॉलिड जो होते हैं ना बेटा, वो मेटल जैसे सॉलिड नहीं होते, वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, उतने ज्यादा सॉलिड नहीं होते वो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। तो एक्सेप्शन में आएगा डायमंड, इसमें एक्सेप्शन में क्या आएगा? डायमंड आएगा, जिसको याद करना है आपको, डायमंड। इसका मतलब डायमंड क्या है बेटा? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है डायमंड। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो बहुत आसान था ये, मैंने लिख के दिया है, आपको भी लिखना है। हुआ बेटा? चलो, चलो 4 नंबर का हुआ है ना? तो मेटल्स में कौन सा आएगा बेटा? 5 नंबर आएगा। चलो, नॉन, तो 5 नंबर में आएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिखता हूं, चलो आपको ये नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा बेटा? इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें एक्सेप्शन क्या आएगा रे? वही आता है क्या? मर्क्यूरी, उसके बाद गैलियम, उसके बाद आएगा सोडियम, उसके बाद आएगा पोटेशियम। इसका मतलब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है? लो होता है, क्योंकि ये तो लिक्विड स्टेट में होते हैं और ये कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसमें, है ना, नोट करके लिखो, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन जो है W, है ना, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। 3410 इतना उसका
मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तो आपको याद रखना है 3/4 अमंग ऑल मेटल्स। चलो यहाँ पे आओ नॉन मेटल्स के पास। अब नॉन मेटल्स में अगर एमपी और बीपी की बात करता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब देखो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो रहा है बेटा। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, देखो डायमंड आता है, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। इसका क्या होता है, हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से आपको लिखना है ना। अब लो क्यों होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप बोलोगे कि सर कुछ नॉन मेटल तो सॉलिड भी है, अभी तो बताया था सॉलिड होते हैं लेकिन उतने सॉलिड नहीं होते जितना कि मेटल होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है। और बाकी के तो गैसेस है, गैसेस का तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम, बॉइलिंग तो गैस है ना तो कम ही होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, चलो हुआ बेटा। हाँ, चलो अब इसके बाद जो लिखेंगे हम लोग, अब इसके बाद जो लिखेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। मेटल्स में क्या आएगा नेक्स्ट, डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी बेटा, हाई डेंसिटी होती है। इसका मतलब एक नोट करके हमें लिखना है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना, या मोलार मास लिखेंगे। यानी जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगी, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। जितना मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा हो जाएगा उतनी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो मर्क्यूरी की होती है। मर्क्यूरी जो है Hg, उसकी ना बेटा हाई डेंसिटी होती है सबसे, है ना। कैसे होती है बेटा इसकी डेंसिटी, हाई होती है, वो 13.6 सेंटीमीटर क्यूबिक में। ये भी आपको याद रखना है ना। अब मेटल की डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो ये तो आपको मर्क्यूरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये तो समझ में आया है। अब इसमें एक्सेप्शन भी आते हैं ना कुछ, कौन कौन से एक्सेप्शन आएंगे बेटा, वो ही पोटेशियम, सोडियम, ये। अब उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी की अगर बात करता हूं मैं, किसमें, नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल में टेंडन डेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी हो जाएगी, है ना। और उसमें एग्जांपल क्या आएगा बेटा, एक्सेप्शन क्या आएगा, वही डायमंड आएगा। तो डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। डायमंड की कैसी होती है बेटा, हाई डेंसिटी होती है। चलो लिख लो फर्स्ट, बोर्ड पे जो लिखा है वो तो दिख रहा है ना अच्छे से आपको, ओके वेरी गुड, अच्छे से दिख रहा है, लिख लो। तब तक मैं पानी पीता हूँ, लिख लो। चलो हुआ बेटा। चलो अब यहाँ पे जो है ना, कहाँ गया वो,
हाँ, वो जो मोलर मास लिख के दिया है ना बेटा, उसमें एटॉमिक मास भी आप लोग लिख सकते हो। जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा उतना ही उसका जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, है ना। यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, आप लोग बोल सकते हो। अब यहां पे आएगा, मैं नेक्स्ट लिखता हूं मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है? मेटल्स कैन बी ड्राउन इनटू, मेटल्स कैन बी ड्राउन इनटू थिन वायर। यानी कि मेटल्स का किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा? वायर में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। अब उसमें एग्जांपल की अगर बात करूंगा तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसका मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्या कहा जाता है कि 1 ग्राम अगर गोल्ड है, सुनो, 1 ग्राम अगर गोल्ड है तो उससे हम लोग 2 किलोमीटर इतना वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है वो। इसका मतलब गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। 1 ग्राम गोल्ड से बेटा 2 किलोमीटर इतना वायर बना सकते हैं हम लोग, इतना डक्टाइल होता है, वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पे डक्टिलिटी की अगर बात करेंगे, डक्टिलिटी की, तो उसमें ये नॉन डक्टाइल्स होते हैं बेटा। कैसे? नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल में, और इसमें एक्सेप्शन आता है, इसका एक्सेप्शन आएगा कार्बन। तो कार्बन का फाइबर भी होता है, कार्बन फाइबर। इसका मतलब कार्बन का वायर होते हैं, आपको पता है ये चीज, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हुई डक्टिलिटी की बात, है ना। डक्टाइल का मतलब क्या है? मेटल्स का वायर में कन्वर्ट। एक्सेप्शन है, मैंने लिख के भी दिया। ओके, अब आएगा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी यानी कि मेटल्स कन्वर्ट्स इनटू थिन शीट्स। मेटल कन्वर्ट्स इनटू थिन शीट्स, यानी कि मेटल का शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है इसमें। और नॉन मेटल्स की अगर बात करेंगे तो ये मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये कैसा होता है? नॉन मैलिएबल होता है, नॉन मैलिएबल, है ना, नॉन मैलिएबल होता है ना। तो मेलेबिलिटी का मतलब तो पता है कि आप लोग जो मेटल्स हैं उसका शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना, शीट्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अब उसमें देखो बेटा कि मेटल्स जो है उसको शीट्स में कन्वर्ट, जैसे कि हम लोग आयरन का देखते हैं, बहुत सारे मेटल्स का हम लोग शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें जो एक्सेप्शन जो आता है, इसमें जो एक्सेप्शन जो आता है वो तो किसका आता है बेटा? एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम का आता है, क्योंकि इसको अगर हैमर से मारेंगे हम लोग तो ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेलेबिलिटी के बारे में। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं पूरा ले रहा हूं अच्छे से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर good conductor of heat and electricity, है ना। इसमें तो आप देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये चीज है।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जो एक्सेप्शन आता है वो याद रखना है आपको, उसमें एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्यों होता है ये प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसके आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, 1 कार्बन एटम्स अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन एटम्स, इस तरीके से 1 कार्बन एटम्स अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन एटम, इस तरीके से। कार्बन की अगर बात करें तो इस तरीके से। तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो 3 ही बॉन्ड इससे जुड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रिकल बैड कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट जो एग्जांपल है वो गुड कंडक्टर है, एक्सेप्शन में आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीज है सर। ओके, हाँ, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये इंपॉर्टेंट है देखो हमारे लिए। फॉर्मेशन ऑफ आयन में मेटल जो है ना, मेटल जो है वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स, और क्या करता है, प्लस चार्ज फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। यानी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये Na+ आयंस फॉर्म करेगा, जो कि कैटायन। ओके, उसी तरीके से मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2, तो इसके ऊपर Mg+2 आयंस फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्यों बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो रहा है। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 2,8,2 हो जाएगा, 8 2 10 2 12 KLM। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसी तरीके से। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स की अगर फॉर्मेशन ऑफ आयंस की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस की अगर बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस में नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्लस इलेक्ट्रॉन करता है, और इससे क्या फॉर्म करेगा बेटा, इससे क्या फॉर्म करेगा, गेन करके जो नॉन मेटल्स है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है ना। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नॉन मेटल्स के ऊपर एक माइनस चार्ज फॉर्म होता है। जैसे कि मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेता हूं, चलो, है ना, टेंडेंसी ऐसा लिखता हूं, टेंडेंसी जो है नॉन मेटल्स की वो कैसी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। अब जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या करेगा बेटा, नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा, आयंस फॉर्म करेगा, और उसी नेगेटिव आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे अनआयन बोलते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कैसे लिख रहा हूं। क्या है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा, नेगेटिव आयंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अनआयन बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, +3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, n के ऊपर -3 चार्ज आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8, तो ये क्या कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट, इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब ये जो है ना बेटा n-3, इसको नाइट्राइड कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या कहा जाता है, नाइट्राइड। ओके, और एक एग्जांपल ले रहा हूं, Cl कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 1, तो Cl माइनस, इस तरीके से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान था। हमने अब सोनरिटी का मतलब क्या है बेटा, मेटल्स का यूज करके रिंगिंग वायर बनाते हैं, तो ये भी चीज आपको इसमें आती है। चलो फर्स्ट लिख लो।
40। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देखा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा है यहाँ पे, और आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा, 100% आपका फायदा हो जाएगा। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की ऐसे हम लोग लेंगे। तो पहले मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लेता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब मैं कुछ शॉर्ट में भी यहां पे लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब होगा क्या, यम का मतलब मेटल, ऐसे याद रखो, प्लस मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन के साथ। O2 का मतलब ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा उसका जनरली नेचर जो होता है वो होता है बेसिक नेचर, और वो भी कैसा, जनरली। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बना, और मेटल ऑक्साइड का नेचर तो बेसिक होता है। कब, जनरली बेसिक होता है। इसका मतलब पूरे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक नहीं होता। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, तो Na का मतलब सोडियम है जो कि सॉलिड स्टेट में, इसकी रिएक्शन में O2 के साथ कर रहा हूं जो कि गैस है, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये Na2O फॉर्म होगा जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का नेचर की अगर बात करेंगे तो वो होता है बेसिक नेचर। कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है। ओके, बेसिक नेचर होता है। अब देखो यहाँ पे कि आपको ये भी सवाल पूछा जाता है बेटा कि एक बार बोर्ड के एग्जाम में 10th के एक क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन के 3 एग्जांपल्स लिखो और उस इक्वेशन को बैलेंस करो, ऐसा बोला था। तो मैंने तो ये एग्जांपल्स लिखा है और इसको बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो सोडियम तो 2 हो गए, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, और ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। अरे अब तो सोडियम यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो इक्वेशन बैलेंस कैसे, सोडियम 4, 2 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये क्या फॉर्म हुआ है, इसका नाम सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को शॉर्ट में SOD लिखा जाता है, नहीं तो आप बोलोगे सर सोड क्या लिखा है, सोडियम है ये। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, K प्लस O2 गैस, K का मतलब पोटेशियम, ये बनेगा K2O 2 टाइम्स, ये भी सॉलिड जिसका नाम है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, देखो थर्ड वाला। तो बहुत सारे एग्जांपल मैं तो लिख सकता हूं बहुत सारे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा यहाँ पे एग्जांपल, थोड़े बहुत। Mg प्लस O2, अब ये तो हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं बेटा, है ना। मैग्नीशियम की रिबन होती है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, उसको आप लोग जलाओगे ना तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब ये कैसे हुआ है, किसी भी मेटल को हम लोग जला रहे हैं या बर्न कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कि एयर में जो, अब ये यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है वो कहाँ का ऑक्सीजन है, एयर में का ऑक्सीजन है। अब एयर में तो ऑक्सीजन होता ही है ना। अब देखो ये मेटल जो है उसको जला रहे हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। अब ये जैसे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो उसी मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म, पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। तो क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है जो कि सॉलिड स्टेट में, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फोर्थ, एक ही लेता हूं चलो, यहाँ पे है Al, और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग O2 के साथ कर रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा Al2O3 जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपको समझ में आया होगा।
कि यहाँ पे जो लिखा है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन का मैंने लिख के दिया है। तो चलो बेटा ये आपको समझ में आया। अब काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं वो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। आप देखो बेटा कि मैंने तो बोला था कि जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर, नोट करके लिखना है आपको, नोट जनरली metal oxides are बेसिक इन नेचर। इसका मतलब यह है कि पूरे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक नहीं होता। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिक। अरे ऐसा क्या बोल रहा है? some of the metal oxides are amphoteric in nature। amphoteric in nature। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? तो एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या है? देखो बेटा, एम्फोटेरिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 9th के अगर वीडियो देख रहे हैं तो बाबा में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है होमी भवा एग्जाम में, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोज मेटल ऑक्साइड reacts with acid as well as base, और उसमें जो एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद ही करना है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, PbO है, SnO है, etc। चलो लिखो फास्ट। तो बहुत सारे मेटल जो है, मेटलिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर वाले होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक है। उसमें एग्जांपल Al2O3, ZnO, PbO, SnO। तो इसको आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो होमी भाभा होती है, होमी भाभा कहाँ? क्लास 9th में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग 10th बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलो, तो आप बोलोगे कि सर एम्फोटेरिक का मतलब क्या है और उसमें से हमें क्या याद रखना है? एक तो कौन कौन से ऑक्साइड है वो याद रखो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा यहाँ पे कि रिएक्शन ऑफ, यानी हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा बताऊंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब तो अभी हमने क्या बोला कि दोज ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मेटल एज वेल एज, सॉरी, दोज ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ऐसा बताया था, है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसमें क्या लिखा था हमने? Al2O3, उसके बाद ZnO, उसके बाद SnO, इसके बाद PbO, etc। यानी जो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं Al2O3 का। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करेंगे HCl के साथ, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा? ये जो Al2O3 है इसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, है ना। अब इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एक तो AlCl3 फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा? H2। अब यहाँ पे ये कैसे फॉर्म हुआ बेटा? यहाँ का Al जो है वो +3 स्टेट में है, +3 आयंस होगा Al के ऊपर, और यहाँ पे Cl जो होगा वो माइनस। तो इसमें कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? Al+3 Cl-, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो तो क्या फॉर्म होगा? AlCl3, Al1Cl3 ऐसे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये याद करने का है। देखो ये इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये फॉर्म करता है, देखो NaAlO2 और प्लस होगा H2।
ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी है ये। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अगर 10th के अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसको अच्छे से आपको करना है। ओके चलो, तो सेकेंड में एग्जांपल है, ये फर्स्ट सेकेंड किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब मैं दे रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड ऐसा बोल के ही लूंगा, जिंक ऑक्साइड का प्लस HCl और जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH। तो इससे क्या फॉर्म होगा, Zn+2 Cl-, तो क्या हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे याद रखने का है, उसमें क्या होगा Na2Al, सॉरी Al नहीं है, Na2ZnO2 प्लस H2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट हो जाएगा। उसी तरीके से मैं फर्स्ट सेकेंड ऐसा बोल के दे रहा हूं, कौन सा है, SNO, इसकी रिएक्शन HCl के साथ और फिर से NaOH के साथ, यानी कि मेटल ऑक्साइड है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। तो Sn+2, तो क्या हो जाएगा SnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Na2SNO, तो प्लस क्या हो जाएगा H2, तो इसका नाम है सोडियम स्टेनेट, इस तरीके से। ओके, और एक एग्जांपल मैं लेता हूं किसका, पीबी का, तो यहां लिखता हूं चलो, PbO प्लस HCl, तो फॉर्म करेगा PbCl2। दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है, हाँ चलो। अब PbO की रिएक्शन मैं कर रहा हूं NaOH के साथ, तो ये फॉर्म करेगा Na2PbO2। क्या नाम है इसका, सोडियम PlUmBite, प्लम्बाइट इसका नाम है। चलो लिख लो फर्स्ट, इतना फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये IMP करके लिख लो, बोर्ड के में 10th बोर्ड में पूछा जाएगा, सब तरफ पूछा जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट IMP करके लिखो। चलो लिखा है, वेरी गुड। हाँ, अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, रिएक्शन ऑफ, यम का मतलब मेटल, ऐसे याद रखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, लिखता हूं नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा, विथ डाइल्यूट एसिड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा हम लोग। हाँ, आप देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, वो देखेंगे। अब होता क्या है कि अगर एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन, एएम का मतलब होता है एक्टिव मेटल, एएम का मतलब क्या है बेटा, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल की रिएक्शन जब आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ करोगे, तो उसमें से क्या होगा, एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा, और उसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ओके, एएम का मतलब एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है, एक्टिव मेटल का मतलब क्या है, एक्टिव मेटल का मतलब क्या है, मेटल विच कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द aqueous solution of एसिड। अब जैसे कि देखो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल में चलो कैल्शियम का लेता हूं, कैल्शियम सॉलिड है, इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ करता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है डाइल्यूट, तो ये कैल्शियम क्या करेगा बेटा, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है Ca+2 में है, यहाँ पे H+ और क्या है SO4-2 है, 2H+ है, तो यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, ये क्या बन जाता है CaSO4 बनता है, और प्लस इसमें से क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है।
ओके, ये चीज है। अब यहाँ पे देख लो, सेकेंड में एग्जांपल ले रहा हूं Mg की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ कर रहा हूं, तो ये भी क्या करेगा बेटा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज, आप सबको पता है। तो Mg और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, MgSO4 बनता है और इसमें से क्या बनेगा, निकलेगा बेटा हाइड्रोजन गैस। अब एक इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि देखो एल्यूमिनियम है, अब इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, ये सबको पता है, और 2H प्लस, और हाइड्रोजन SO4 के ऊपर -2 चार्ज। अब यहाँ पे कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा, देखो बेटा, यहाँ पे Al के ऊपर +3 चार्ज है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, ऐसा ही है ना। अब जितना ऊपर चार्ज होगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, +3, और इसकी वैलेंसी क्या है, -2। इसको क्रॉस कर दो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, Al2SO4, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Al2SO4 और प्लस HO। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, इस तरीके से। तो कुछ आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग बनाएंगे। ओके, ये तो लिखा होगा आपने, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके आपको लिखना है। चल, अब एग्जांपल होमवर्क के लिए लो, जैसे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन में HCl के साथ कर रहा हूँ, डाइल्यूट। चलो लिखो, क्या आता है बना। ये चलो, अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे Mg+2 में है, Cl माइनस में, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस H2 गैस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, ये +2 में है, ये +1 और ये -1, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2। ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 चार्ज, Cl के ऊपर -3 चार्ज, AlCl3 प्लस H2 गैस। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Zn+2 Cl माइनस, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब या फिर +2 में है यहाँ पे, तो ये H प्लस Cl माइनस, या फिर Cl2 प्लस H2। तो बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत आती है, समझो बेटा, कि उनको ये समझ में आता है कि सर यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए। ये आपके दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे एक ही Cl दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 2 Cl कैसा है। ये आपके दिमाग में आता है कि सर ने तो गलत कर दिया, यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो बेटा क्या है कि ये सही है, रिएक्शन को बैलेंस करना या बैलेंस करना और इक्वेशन ऐसे प्रोडक्ट लिखना वो अलग बात है। अगर हमें डायरेक्टली ये बोलेगा तो यहाँ पे देखो बेटा कि बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता। तो क्या है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना वो अलग बात है और ऐसे प्रोडक्ट लिखना वो अलग बात है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है बेटा। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे आया, आपको तो समझ में आया होगा कि मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर +2 चार्ज है, कंपाउंड फॉर्मेशन क्रिस क्रॉस मेथड से, और Cl जो है वो माइनस चार्ज है, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1, क्रॉस कर दो तो क्या आ जाएगा, MgCl2 आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके से मैंने ये कंपाउंड बनाया है। ये जो ऊपर चार्ज लिखा है ना वही उसकी वैलेंसी है, उसको क्रॉस करना है आपको। ओके चलो, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ वाटर, मेटल की है ना। थर्ड मैं लिखूंगा रिएक्शन विथ वाटर, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है बेटा, है ना। चलो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको एक शॉर्टकट बताता हूं बेटा, इसको कैसे याद रखने का है। तो यहां पे मैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगा।
ओके, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहां पे क्या होगा देखो, हाँ, अब यहां पे देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं, तो उसमें क्या है देखो कि हाँ, के एन ए सी ए एम जी, यहाँ पे लिखूंगा। चलो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एक साइड में, आपको हमें जगह चाहिए तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बेटा, के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन, तो बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, तो ये क्या है बेटा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। तो उसको कैसे याद रखोगे आप लोग, के का मतलब पोटेशियम, तो यहाँ पे मैं उसका याद रखने के लिए उसकी ट्रिक बता रहा हूं। के का मतलब काशी, इसका मतलब क से क्या याद रखोगे, के काशी। एन का मतलब क्या आएगा बेटा, नाथ, काशीनाथ, काशीनाथ। न से यन ऐसे याद रखो। सी का मतलब का, सी का मतलब का, कैल्शियम। एम जी का मतलब है माली, काशीनाथ का माली। एल का मतलब है आलू, आलू, एल का मतलब है आलू। जड़न का मतलब है जरा, ज से जड़न ऐसे याद रखो, जरा। पीबी का मतलब पकाता, पकता हुआ क्या, पकाता, हाँ। है एच का मतलब है, कैसा पकाता है बेटा, आलू कैसा पकाता है, देखो पकाता है। कौन, सी का मतलब कौन। एच जी का मतलब है। एच ए जी का मतलब आगे, आओ। अगर आप लड़की हो तो पिटूंगी लिखो, लड़का है तो पिटूंगा लिखो। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम हम लोग आते हैं, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एम आर एस का मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या होती है बेटा, डिक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर एक्टिव देन कैल्शियम, और कैल्शियम इज मोर एक्टिव देन मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो ऐसे करते करते पोटेशियम जो है वो कैसा है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव। और यहाँ जो प्लेटिनम है वो कैसा है बेटा, लेस रिएक्टिव है। तो यहां से मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से क्या होगा, ये तीनों जो है, फर्स्ट पोटेशियम प्लस H2O, सोडियम प्लस H2O। अब पोटेशियम एंड सोडियम ये तो बहुत ज्यादा इनकी रिएक्टिविटी होती है, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट होता है। और फॉर्म क्या करता है बेटा, उसका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। क्या रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड का मतलब, के H2 के साथ हुआ, KOH फॉर्म हो जाएगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। और सोडियम इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। कैसे रिएक्शन हो रही है, Na प्लस, यहाँ पे H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब होगा क्या बेटा, ये जो है इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद बहुत ज्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और सोडियम जो है ना बेटा ऊपर फ्लोट होता है, और उसको आग भी लग जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, तो सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और आग उसको लग जाती है बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक चेंज के प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उसमें से क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड जो है, अब ये दोनों जो है कोल्ड वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट होते हैं ये दोनों, यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम विग्रसली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट होता है, लेकिन उतना फास्ट रिएक्ट नहीं होता जितने ये दोनों होता है। इनके कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये भी इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उसमें से हाइड्रोजन गैस, तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक पोटेश, इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, इसका है लाइम वाटर। अब आ गए हम लोग मैग्नीशियम के पास। ये तीनों तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। अब आ गए हम लोग मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम भी रिएक्टिव एलिमेंट्स है, वो उतना फास्ट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। वो क्या करता है बेटा, हॉट वाटर के साथ वेरी फास्ट रिएक्ट होता है, और वो भी क्या करता है, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक क्या है बेटा, ये विक बेस होता है। उसके बाद हम लोग आ गए कहां पे बेटा, हाँ यहां आ गए एल्यूमिनियम, जिंक और काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, एफी एफी आता है, फीके, यहाँ पे फीके फीके, पकाता, पीवी, पकाता है, कौन है, आगे आओ, ऐसे है ना बेटा। काशीनाथ का माली आलू, एल का मतलब आलू, जरा का मतलब जड़न, फीके का मतलब एफी, पकाता मतलब पीवी। अब कहां तक आ गए बेटा, एल्यूमिनियम के पास। तो एल्यूमिनियम, जड़ एन, एफी। अब ये तीनों जो है ना भाई साहब, ये बहुत डेंजर है। ये तीनों जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते उतना फास्ट, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। तो फिर क्या होगा इसका, तो ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, और स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट होके उनका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करता है। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड क्या होगा, एल्यूमिनियम का Al2O3 हो जाएगा प्लस H2, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ZnO हो जाएगा प्लस H2। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, Fe3O4 होगा, Fe3O4 हो जाएगा। अब Fe3O4 का मतलब क्या है, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड, ट्राई का मतलब 3, फेरिक का मतलब Fe, टेट्रा का मतलब 4, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। अब ये क्या होता है, ये होता है FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। कैसे आया, 1 और 3 4, सॉरी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो Fe3 हो गए, ऑक्सीजन 3 प्लस 1 4, तो इस तरीके से। और आपको याद रखने का है, ऊपर के 3 कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन वेरी फास्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। उसमें का मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर दिया। नीचे के ये 3 जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं बेटा, बोलो किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, वाटर के साथ, वो भी कौन सा, स्टीम वाटर के साथ। और क्या फॉर्म कर रहा है, स्टीम क्या फॉर्म कर रहा है, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आ गए हम लोग कहां पे आ गए बेटा, यहां पे। तो यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं Pb, H, Cu, Hg, ये आपको अच्छे से लिखना है। ओके, तो ये जो होते हैं ना बेटा, इट डज नॉट रिएक्ट विथ reacts with cold, hot and steam water under any condition, किसी भी कंडीशन में ये जो है वो रिएक्ट नहीं होते। ओके, किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा 100%। चल, तो एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो बची है, मैं आपको बताऊंगा अभी, जो कि कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। चलो, अब ये नोट करके लिखना है आपको। अब देखो बेटा, जैसे कि हमने देखा मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ की थी, और उसमें से क्या होता था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ओके, अब डाइल्यूट एसिड में कौन कौन सा एसिड लिए थे हम लोग, एक तो HCl लिया था, दूसरा हमने H2SO4 लिया था, और दूसरा HNO3 भी एक क्या है, मिनरल एसिड ही है। अब यहां पे क्या होगा कि जब हम लोग मेटल की रिएक्शन मेटल प्लस HCl अगर करोगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अगर मेटल प्लस H2SO4 करोगे डाइल्यूट, वो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। लेकिन मेटल प्लस
HNO3 अगर आप लोग करोगे ना तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर HNO3 तो क्या है, एक मिनरल एसिड है, ये तीनों भी क्या है, मिनरल एसिड ही है ना, तो फिर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका रीजन मैं यहां पे लिखता हूं, ReASON, रीजन, रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, IMP आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो HNO3 is a very strong oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। मान लो कि जिंक की रिएक्शन मैं HNO3 के साथ कर रहा हूं, है ना, मान लो कि इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है विच कैन सप्लाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अब जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ किया, हाइड्रोजन गैस निकला, तभी क्या करेगा बेटा, HNO3 तुरंत उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और इसको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये दोनों रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, वाटर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। भाई फिर से बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कि एक मेटल है, इसकी रिएक्शन इसके साथ किया तो हाइड्रोजन गैस निकला, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो इसको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये उसका रीजन है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे कौन से मेटल है क्या जिनकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है? तो यहां से नीट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, और आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपने ये लिखा होगा। चलो, तो ऐसे मेटल्स है बेटा, ऐसे मेटल्स है, कौन से है आपको मैं लिख के दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली Mg and Mn reacts with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल Mg सॉलिड, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट होगा, वो भी कैसा, वेरी डाइल्यूट, कितना, 99% जो है वो है इसमें पानी है, और एसिड जो है वो सिर्फ 1% है, इतना डाइल्यूट होना चाहिए तभी रिएक्ट होता है। और इसमें से क्या होगा, एक तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, Mg+2H+NO3-, तो फॉर्म करेगा MgNO3 ट्वाइस, और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम नाइट्रेट, NiTrate, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट, सेकंड कौन सा है, ये तो मैग्नीशियम हुआ, यमेन का मतलब क्या है, मैग्नीज, यमेन का मतलब मैग्नीज। ये भी क्या करेगा बेटा, MnNO3 ट्वाइस प्लस, इसका नाम है मैग्नीज नाइट्रेट। तो ये दो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये दो रिएक्ट होते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। चलो, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर दी है, अब नॉन मेटल्स की छोटे से हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलो हेडिंग डाल दो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलो, तो इसमें फर्स्ट लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ H2, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ H2। अब नॉन मेटल जो है उसकी रिएक्शन में H2 के साथ, तो आपको ये याद होना चाहिए कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर।
अब नॉन मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, ये आपको याद रखना है, जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फिर क्या है उसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन का मतलब कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। तो ये जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं Cl2 F2 Cl2 Br2 I2 ऐसे लिखो, Cl2 की रिएक्शन में कर रहा हूँ H2 के साथ, तो ये इसके साथ रिएक्ट होता है और फॉर्म करता है HOCl, तो इसका नाम है हाइपोक्लोराइड। इस तरीके से आया समझ में, इस तरीके से। चलो मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, क्या है सेकेंड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। सेकेंड वही है कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता। और सिमिलरली उसमें भी एक्सेप्शन है, हेलोजन। और हाइड्रोजन का मतलब तो आपको पता ही है ना, कौन कौन से, F2 Cl2 Br2 और I2 ETC, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे ना एक चीज मैं लिख रहा हूँ, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, आर का मतलब रिएक्टिविटी सीरीज, इसका मतलब सीरीज ऑफ नॉन मेटल, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। तो ऊपर का नॉन मेटल्स की रिएक्टिव और नीचे से का नॉन रिएक्टिव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, HBr की रिएक्शन कर रहा हूँ Cl2 के साथ। तो Cl क्या करेगा बेटा, Br को रिप्लेस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, HCl प्लस, इसमें से क्या निकलेगा, हाँ HCl फॉर्म होगा, है ना। ये इसको रिप्लेस कर दिया, ओके, ये इसको रिप्लेस कर दिया और उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो HCl बना ना, आपको समझ में आया कैसे हुआ, Cl इज द मोर रिएक्टिव देन Br। तो Cl ने क्या किया, Br को रिप्लेस कर दिया और क्या फॉर्म हुआ, HCl। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स में तो हमने ये देखा है, ओके। और नॉन मेटल्स में और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। अभी जो एक वीडियो है, चलो अभी मैं बता सकता हूँ आपको, हुआ क्या बेटा ये, चलो तो मैं शॉर्ट में वो भी बताऊंगा मैं। चलो एक काम की चीज है तो मैं वो भी बताऊंगा। ये तो दो समझ में आया बेटा। अब इसमें क्या है कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करूंगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्या है कि नॉन मेटल्स की रिएक्शन जब आप लोग ऑक्सीजन गैस के साथ करोगे तो उसी नॉन मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। और इसका जो नेचर है, उसका जो नेचर है वो जनरली एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। वो भी कैसा बेटा, जनरली होता है। इसका मतलब पूरे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं ले रहा हूं कार्बन प्लस O2, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका नेचर है एसिडिक। बट मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन प्लस O2 की रिएक्शन कर रहा हूं और बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही है लेकिन ये होता है न्यूट्रल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, देखो नीट में सवाल पूछा गया है ऑक्साइड को इस तरीके से, ओके। और मैं एग्जांपल S प्लस O2, ये क्या बनेगा, SO2 गैस, है ना। और SO2 प्लस O2 कर रहा हूं उसका ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनेगा, SO3 गैस जिनका एसिडिक नेचर। P प्लस O2, P2O5, इसका ही डायमर P4O10 होता है ना, ये चीज। तो ये जो लिखा है मैंने वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां से मैं एक चीज लिखा है बेटा आपने फर्स्ट, ओके, वीडियो पॉज करके लिखिए। हाँ, तो यहां से मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली, एक मैप बना के डायरेक्टली बताता हूं। चलो बेटा, एलिमेंट, सॉरी, हाँ, एलिमेंट जो है ऐसे लिखेंगे हम लोग,
हाँ, ऑक्साइड जो है, इस तरीके से लिखता हूं मैं, ऑक्साइड जो है वो दो तरीके के होते हैं, लास्ट है ये। एक तो मेटेलिक ऑक्साइड, TA ऐसा लिखता हूं, मेटल ऑक्साइड, एम का मतलब मेटल ऑक्साइड। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड भी दो तरीके के होते हैं, तो एक तो होता है बेसिक ऑक्साइड और दूसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं बोलो? Al2O3, ZnO, SnO, PbO। इसमें कौन कौन से आते हैं? Na2O, CaO, MgO, etc। बस समझे। बेसिक और एम्फोटेरिक, इसमें क्या होते हैं बेटा? एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो एसिडिक में क्या आएगा? CO2, SO3, N2O5, P2O5। न्यूट्रल में क्या आएगा? CO, NO, N2O, और कौन सा आएगा? H2O। ये जो है ना बेटा, वो लाफिंग गैस है, N2। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि लाफिंग गैस है, NiTROUS। इतना भी अगर याद करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना? अच्छे से करना है इसको। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने अच्छे से बता दी है। आपको अच्छे से ये वीडियो अगर करोगे तो 100% आपका ये कवर हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी के वगैरह बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।